मतलब है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास रेट लॉ एंड डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर रेट लॉ, इसको समझने की जरूरत है। ये क्या कहता है? देखो सिंपल सी बात है, कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से होगी वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पास रिएक्टेंट कितना है। मैं ध्यान से सुनना, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसकी स्पीड डिपेंड करेगी तुम्हारे पास रिएक्टेंट कितना है। आ गया समझ में? तो एक्सपेरिमेंटली उसको कैसे लिखा जाता है, जो रेट लॉ लिखा जाता है वो एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तो उसको हम लोग समझेंगे रेट लॉ, उसके बाद डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस पे चलेंगे। रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट है, उससे तुम क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट। और आप एक्चुअली, अब मैं इसको आर और पी से नहीं लिखता हूं जिससे कंफ्यूजन होगा। मान लो तुम्हारे पास ए है जिसे तुम क्या बना रहे हो, बी बना रहे हो। और अच्छा कर लेते हो तो तुम एक काम करो, इसको भी हटा के लिख लो, ए प्लस बी विल गिव यू सी। अब तुम्हें पता लग गया कि इसके अंदर ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी क्या है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? अब अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ यानी कि रेट का नियम वो ये कहता है कि जितना तुम्हारे पास रिएक्टेंट होगा ना, रेट उतनी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली यार, जब तुमने रिएक्टेंट लिया ही नहीं, सपोज करो तुम्हें कोई केमिकल, तुम्हें चाय बनानी है, ध्यान से समझना, तुम्हें चाय बनानी है, तुमने बर्तन रख दिया और नीचे से आग जला दी, चाय बन जाएगी क्या? मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे घर पे मेहमान आए, ठीक है, और तुम्हें चाय बनानी है। अब तुमने चाय, किसी ने मजाक मजाक में बोल दिया हवा की चाय बना दो, तो तुमने तो बर्तन रख दिया और नीचे से आग लगा दी, चाय बन जाएगी क्या? बताओ मुझे, क्या बर्तन रखने से चाय बन जाएगी? जब तक तुम उसके अंदर दूध नहीं डालो, जब तक पानी नहीं डालो। अरे तुम दूध और पानी डाल ही नहीं रहे हो तो कहां से बनेगी चाय? आ गया समझ में? तो केस सारा इतना ही है कि रेट डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट तुमने रिएक्टेंट कितना लिया है। तो फाइनली रेट लॉ ये कहता है, जरा समझो, रेट लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अभी खत्म नहीं हुआ ये, और ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल डेटा है, थ्योरेटिकल नहीं है। ध्यान से सुनना जो मैं कर रहा हूं। वो कहता है कि रेट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। एक्स क्या है? एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और वो क्या बोला जाता है? ऑर्डर्स। ये कैसे निकाले जाते हैं? ये एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते हैं, इसके बिना तुम इसको निकाल नहीं सकते हो। These things are calculated only by experiments। समझ में आ गया? यहां पर ये जो x और तुमने जो y लिखा है, बेटा ये जो x लिखा है और ये जो y लिखा है, ये एक्सपेरिमेंट के बिना तुम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। बिना एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन नहीं होती। समझ में आ गया? अब इसी के लिए, जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, इसी के लिए तुम्हें अलग अलग डेटा दिया होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, जिसे तुम्हें निकालना होता है। सिंपल सी बात है। समझ में आ गया? अब यहां से तुम्हारा खेल शुरू होता है। ओवरऑल x हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। x और y की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, और रेट को अगर ढंग से लिखें तो रेट r इज इक्वल टू, रेट लो कैसे लगता है देखो, अब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो तुम क्या लगाओगे? कांस्टेंट लगाओगे। रेट r इज इक्वल टू k a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेट लॉ। क्या कहलाता है ये? रेट लॉ। ये क्या है यहां पर? k है रेट कांस्टेंट। क्या है यहां पर? रेट कांस्टेंट। समझ में आ गया? और अगर कोई तुमसे पूछे कि फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस y। जो भी एक्सपेरिमेंट रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट के ऊपर जो भी पावर दे रखी है, ध्यान से सुनना, रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो भी पावर दे रखी है उसको जोड़ दो। मतलब अगर आप x और y को जोड़ दो तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। पूरी रिएक्शन का ऑर्डर कितना? दैट इज x प्लस y। समझ में आ गया? तो ये मतलब निकलता है इसका। इसी को रेट लॉ बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? रेट लॉ में आप रेट ही लिख रहे होते हो और कुछ नहीं। और k क्या है? रेट कांस्टेंट। अब कोई पूछे k की यूनिट क्या है, तो k की यूनिट को कैसे लिखा जाएगा? k इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय, देखो रेट वो दोनों नीचे लेके चले जाओ, a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। चलो इसकी यूनिट लिखते हैं। अब आप बताओ रेट की यूनिट क्या थी? थोड़ी देर पहले देख के आए थे, मोल पर लीटर पर सेकंड था ना, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट थी? रेट की। नीचे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन तो इसको कैसे लिखोगे? ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर, x प्लस y। ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मोल पर लीटर टू द पावर x प्लस y। x प्लस y को मैं n लिख देता हूं। ये जोड़ोगे ना, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। उस पे पावर क्या आएगा? x, इस पे क्या आएगा? y। दोनों को जोड़ सकता हूं, तो डायरेक्टली लिख देता हूं मोल पर लीटर टू द पावर x प्लस y। तो x प्लस y को मैंने n लिख दिया। जरा समझो, x प्लस y को मैंने क्या लिख दिया? n। और n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया समझ में? तो k की यूनिट क्या हो गई? ये देखो, ये मोल पर लीटर दे रखा, और यहां पर भी मोल पर लीटर टू द पावर n दे रखा है, तो k की यूनिट क्या हो गई? मैं यहां पर लिखता हूं। तो फाइनली k का यूनिट क्या बन के आ गया? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n। 1 माइनस n लिखूंगा क्योंकि ये क्या है? ये मोल पर लीटर टू द पावर 1 है। ये नीचे, ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस n हो जाएगा। आगे समझ में? अगर इसको तुम हटाओ तो ये ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा, और साथ में टाइम इनवर्स आएगा, यानी सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। तो अगर कोई पूछे तुमसे कि k की यूनिट क्या है, k की यूनिट है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n इनटू सेकंड इनवर्स। तो फाइनली ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर पहले हमको पढ़नी थी, ये मैंने आपको पढ़ा दी। तो फाइनली काम की चीज क्या है? काम की चीज ये है कि रेट लॉ को लिखा जाता है रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर n। आप सीधे भी लिख सकते हो। मान लो a ही एक रिएक्टेंट है, मान लो a से b तुम बना रहे हो, तो इसके लिए रेट कैसे लिखोगे?
R इज टू के ए टू द पावर n, n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। k क्या है? रेट कांस्टेंट। k की यूनिट क्या होती है? k की यूनिट होती है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स। समझ में आ गया? -1 है, ये ध्यान रखना, ठीक है? किसी को समझ ना आए तो इधर ये लो -1। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर हो गया? k क्या है यहां पर? रेट कांस्टेंट। ये किस किस को समझ में आ गया? रेट कांस्टेंट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी रिएक्शन के लिए तुम थोड़ी देर पहले रेट की इक्वेशन लिख के आए थे। क्या लिखे थे? माइनस ऑफ da/dt। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे कि नहीं लिखे थे? बताओ। इसी इक्वेशन के लिए अगर मैं बोलूं रेट लिख के बताओ, क्या लिखोगे? माइनस ऑफ da/dt लिखोगे, क्योंकि a क्या है? रिएक्टेंट है। अब ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो दोनों को बराबर लिख दूं। और अगर मैं दोनों को बराबर लिख दूं, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी रेट है और वो भी रेट है, तो दोनों को बराबर लिख दूं तो क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ da/dt विच इज इक्वल्स टू k a टू द पावर n। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। और इन्हीं डिफरेंशियल एक्सप्रेशन से आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते हो। इसी को इंटीग्रेट करके आप रेट लॉ निकालते हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इनके। समझ में आ गया? किसके को समझ में आ गया? तो मैंने ये जो इक्वेशन लिखी, ये 1, और ये जो इक्वेशन लिखी, ये 2, इन दोनों को बराबर इक्वेट कर दिया। वो भी रेट है, ये भी रेट है, एक के रिस्पेक्ट में, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और यहीं से ही आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते हो। किस किस को समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया ऐसे करो चैट सेक्शन में, करके बता। सर नाम ले लो, अंशु शर्मा, क्या हो गया बेटा? मनीषा, आ गया समझ में? क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया। किस किस को आ गया? बहुत बढ़िया। आज ये कौन है? अच्छी फोटो लगा रखी है। अच्छा, आजकल मेरे कहने पर, मतलब मेरे तो क्या कहने पर, तुम लोग अच्छे दिखते हो, बट अच्छे अच्छे लोगों ने फोटो लगा रखी है। दैट्स रियली गुड। पता है, इससे कॉन्फिडेंस पैदा होता है। सच बता रहा हूं, कई लोगों को ना कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है। वैसे सोचते हैं कि एक सेल्फ स्टीम की कमी होती है। वो सोचते हैं कि यार पता नहीं अपन कैसा दिखते हैं, लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं। तुम बिंदास फोटो लगाओ, समझ में आ गया? और चैट में बैठ जाओ और इंतजार करो कि मेरी नजर कब तुम्हारी फोटो पे पड़ जाए और कब तुम हीरो बन जाओ। डरने का नहीं जिंदगी में, तुम प्राउड फील होगा कि अरविंद अरोड़ा मुझे जानता है। समझ में आ गया? देखो मेरी फोटो लगाई और 4 लोगों ने दांत निकाले, मेरा खून बढ़ गया, अरविंद सर मुझे जानते हैं। समझ में आ गया? सही ये बात है। चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी को इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए यूज करेंगे। तो फाइनली रेट क्या होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लो। फाइनली देखो रेट क्या होता है। अगर ये इक्वेशन है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A B C D, और अगर मैं कोई बोलूं तो रेट लॉ लिख के बताओ, तो कैसे लिखोगे? रेट लॉ कहता है R इज इक्वल टू k a टू द पावर x b टू द y। x और y एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं, k रेट कांस्टेंट है, xy को ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, मैं तुम बता चुका हूं। और फाइनली ये देखो, ये तुम पहले पढ़ के आए थे, ये तुमने यहां पे पढ़ा, दोनों को इक्वेट कर दो, ये तुम्हारे पास क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है।